सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी हम लोग कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हमको लास्ट के क्वेश्चंस देखने हैं, स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वाटर इन द कैनल 30 मीटर वाइड। सो 30 मीटर वाइड कैनल है एंड 12 मीटर डीप, 12 मीटर डीप। ऐसा इसका डायग्राम दिखेगा। इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो वेलोसिटी है पानी की इसमें, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग 1 घंटे की टाइम फ्रेम की बात करें, 1 आवर, और इस पूरे लेंथ को, ये जो कैनल का टोटल लेंथ है, इसको अगर हम लोग ले लें 10 किलोमीटर के बराबर, सो लेट्स से दिस इज 10 किलोमीटर। तो आप यहां से इन्फर क्या कर सकते हो, क्या इन्फर कर सकते हो आप कि इसमें जो भी पानी भरा हुआ है, हमने 10 किलोमीटर का इसका क्या लिया है, लेंथ लिया है, ठीक है। जो भी पानी भरा हुआ है 1 घंटे की टाइम फ्रेम में 10 किलोमीटर जितना पानी नीचे आ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा टैंक आपको भरा हुआ दिख रहा है, ये कैनल अब टैंक की तरह आप ट्रीट करोगे। दिस इज एज गुड एज अ टैंक ऑफ वाटर, क्योंकि आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम अलग कर दिया, इसको 10 किलोमीटर का लेंथ बना दिया, तो इतना पानी पूरा का पूरा नीचे आने वाला है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो कितना एरिया जो है वो इरिगेट होगा 30 मिनट्स में, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे नीचे क्यूबॉइड के शेप में क्या है कि 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर हमको चाहिए, 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर। तो इस टॉप की ये जो लैंड है जितना इरिगेट होने वाला है, उसकी एरिया हमको निकालनी है। दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, कितना लैंड इरिगेट होने वाला है। अच्छा, वो भी हमको ये बताना है कि 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में कितना इरिगेट होगा। तो हम लोग वो 30 मिनट्स को एकदम एंड में टैकल करेंगे। अभी 1 घंटे की टाइम फ्रेम में सब कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सब कुछ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कंसीडर करेंगे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा पानी यहाँ पे आ चुका होगा नीचे, ठीक है। पानी पूरा भर जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक टैंक की तरह है, ऊपर भी एक टैंक की तरह है। तो काफी सिंपल है कि आपको बस क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर, और यहां से जो इसका जो वॉल्यूम है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। ये जो ऊपर का टैंक है इसका वॉल्यूम कितना है, LBH। तो L इज 10 किलोमीटर, B इज 30 मीटर एंड H इज 12 मीटर। 1 घंटे में क्या होगा कि ऊपर का ये पानी टैंक का नीचे के टैंक में आ जाएगा, मतलब नीचे का जो इरिगेटेड एरिया है उसमें आ जाएगा। तो आपको यहां तक की जो मैकेनिज्म है वो क्लियर हुई। ये दोनों इक्वल टर्म्स है, दिस वन एंड दिस वन, these two are equal. This volume from canal and this volume of land irrigated are same. इतना क्लियर हुआ 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में। सब लोग कमेंट करके बताओ, ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ। वो जो स्पीड होती है ना पानी की, उसको अलग कर देने का, वो जो टाइम है 1 घंटा, उसको अलग कर दो। तो सब कुछ आप मेजर करो कि यहाँ का वॉल्यूम यहाँ का वॉल्यूम सेम हो जाएगा 1 घंटे में। लैंड इरिगेटेड and the amount of water that has flown out of canal, these two are same. तो सब लोग कमेंट करके बताओ कि यहां तक की चीजें क्लियर हुई आपको। तो आप करो कैलकुलेट, बताओ एरिया इरिगेटेड कितना है। A इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, किलोमीटर को 10⁻³ मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, इंटू 30 मीटर इंटू 12 मीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, उसको भी आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो A इंटू 8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 10⁵ इंटू 3 इंटू 12 एरिया
एरिया दैट इज इरिगेटेड इन 1 आवर, सब कुछ 1 आवर के ड्यूरेशन में चल रहा है, 10⁵ इंटू 3 इंटू 12 बाई 8 इंटू 10⁵2। करो ये कैलकुलेट, नंबर कितना आता है? ये 10⁻² है यहाँ पे। So this is 3 into 3 into 10⁻7 divided by 2. That is 9/2 into 10⁻7 मीटर स्क्वायर। इतना लैंड इरिगेट होने वाला है, इतनी एरिया इरिगेट होगी 1 घंटे में। तो बताओ 30 मिनट्स में कितनी एरिया इरिगेट होगी? ये जो आंसर आया ये 1 घंटे में लैंड इरिगेटेड इज 9/2 इंटू 10⁻7। तो 30 मिनट्स में मतलब हाफ एन आवर में कितना लैंड इरिगेट होगा? कितना लैंड इरिगेट होगा? क्या करना होगा इस आंसर को? इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1 घंटे में इतनी एरिया इरिगेट हो रही है, तो हाफ एन आवर में कितनी होगी? आपको इस नंबर को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। दैट इज करेक्ट, डिवाइड बाय 2। सो आंसर आएगा यहाँ पे 9/2 इंटू 10⁻7/2। सो दिस इज 9/4 इंटू 10⁻7। 10⁻7 को 100 इंटू 10⁻5 ऐसा लिख दो। सो 9 इंटू 25 इंटू 10⁻5। दिस मैनी मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इरिगेटेड। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 81। सबको क्लियर हुआ? किसी को गड़बड़ कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई एक स्टेप या लॉजिक नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ। I'll again try to explain the mechanism. ठीक है, किसी का कुछ कमेंट नहीं आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। Now a bucket made up of metal sheet is in the form of frustum of cone. Of height 16 centimeter. Height is 16 centimeter. With radii of its lower and upper ends as 8 centimeter, 20 centimeter. Radius अपने को दिया हुआ है 8 and 20 centimeter. Find the cost of the bucket if the cost of the metal sheet used is ₹15 per 100 centimeter square. तो पहले ये सब डायमेंशंस लिख देते हैं। यहाँ पे है हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 16 सेंटीमीटर, रेडिया है 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये बकेट बनाने के लिए फ्रस्टम की कर्व्ड सरफेस एरिया लगने वाली है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फिर ये जो बेस है इसको भी तो मेटल शीट से कवर करना पड़ेगा। बेस दैट इज πr², तो r1², क्योंकि दो रेडियस है यहाँ पे, ये r2 है और ये r1 है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। याद है आप लोगों को क्या आती है फ्रस्टम ऑफ कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया? याद है किसी को? पाई r1 plus r2l, correct. So it is pi, both the radii are summed and into l, slant height l. अब यहाँ पे हमको slant height l निकालनी पड़ेगी।
यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो एक ये बकेट के डायग्राम में ये है रेडियस R2 और ये है रेडियस R1। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये क्या होगा R2 माइनस R1। फिर ये है हाइट h और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट L। तो स्लैंट हाइट कैसे निकाले जाती है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। एक साइड है h उसका स्क्वायर, दूसरा साइड है R2 माइनस R1 उसका स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे L निकालना है। चलो निकालो L की वैल्यू कितनी आती है बताओ। हाइट हमारे पास है, ये रही, दिस इज हाइट, दिस इज R2, दिस इज R1। इस फॉर्मूले में प्लग इन करो और बताओ कि स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितनी है। ये कैलकुलेशन समझ में आया, देखो ये वाले स्टेप्स। 20 सेंटीमीटर आती है L इसकी, स्लैंट हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन स्टेप्स नहीं क्लियर हुए हो तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन देम इन डिटेल। ये 16 में से और 12 में से 4 का फैक्टर मैंने कॉमन निकाला है। रूट के अंदर 4 स्क्वायर तो बाहर 4 आ जाएगा, इसका एक फैक्टर 4 बचेगा, इसका 3 बचेगा। 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25 का रूट है 5। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना आएगा, इट इज पाई R1 प्लस R2 28 इंटू L इज 20। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये सर्कल की एरिया, नीचे का जो बेस है। सो टोटल सरफेस एरिया इज पाई इंटू 28 इंटू 20 प्लस पाई R1 स्क्वायर, पाई इंटू 8 स्क्वायर ये आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई इंटू पाई हमने कॉमन निकाल दिया। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4। 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 8 स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं आगे, दिस इज पाई इंटू, अब देखो यहाँ पे भी 4 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 7 35 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा, 2 स्क्वायर इज 4। सो दिस इज पाई इंटू 39 इंटू 4 स्क्वायर। यहाँ तक आंसर क्लियर हुआ। इसकी टोटल सरफेस एरिया हमने निकाली है, यह आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, बताओ। फाइन, अब कॉस्ट के बारे में आते हैं। उन्होंने बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेटल शीट 15 रुपीज का आता है। हमको इतना मेटल शीट चाहिए, पाई इंटू 39 इंटू 4 स्क्वायर, इतना मेटल शीट चाहिए। तो इसका कितना पैसा लगेगा, मान लो x रुपीज लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी 15 इंटू पाई इंटू 39 इंटू 4 स्क्वायर बाय 100, ये वैल्यूज आती हैं। अब आगे का काम मल्टीप्लिकेशन का है। 15 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इंटू 39, 4 स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 100। तो इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 एट अ टाइम लो, लेट्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और फिर जब इनका प्रोडक्ट आया उनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो ये आप करना कैलकुलेशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 79, अ कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो एक कंटेनर है जिसका शेप है फ्रस्टम ऑफ कोन।
If its height is 16 centimeter, radii are 8 and 20. फिर वही डायमेंशन हमको दिए हुए, दिस इज 16, दिस इज 20 एंड दिस इज 8. देन फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कंटेनर. ये हमने ऑलरेडी निकाला है पिछले सम में. स्लैंट हाइट ऑफ दिस कंटेनर इज 20 सेंटीमीटर. ऑल्सो कॉस्ट ऑफ द मिल्क that the container can hold if the cost of milk is rupees 30 per liter. अच्छा, तो अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो अब बताओ इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है. इसमें जब आप मिल्क स्टोर करोगे तो कितने पैसे का मिल्क यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है. अगर 1 लीटर 30 रुपीस कॉस्ट करता है तो कितने लीटर इसमें मिल्क आने वाला है वो हमको बताना है. पहले तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, सब कुछ सेंटीमीटर में. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h. सो इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r1 स्क्वायर 20 स्क्वायर r2 स्क्वायर 8 स्क्वायर r1 r2 20 into 8 into h is 16. so this is 1/3 pi into. अब यहाँ पे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, 20 को लिखेंगे 4 into 5 स्क्वायर है, 8 को लिखेंगे 4 into 2 उसका भी स्क्वायर है, 20 को लिखेंगे 4 into 5, 8 को लिखेंगे 4 into 2 into 16. so this is 1/3 pi. 4 स्क्वायर हर कहीं पे कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे आएगा 25 4 10 into 16 which is equal to 1/3 pi into 4 square into 39 into 16. इतना आता है. So this is pi into 4 square into 13 into 16. ये 39 और 3 कैंसिल आउट होंगे एक दूसरे के साथ, 13 आ जाएगा यहाँ पे. So this is in सेंटीमीटर क्यूब. अब 1 लीटर इज हाउ मेनी इन टर्म्स ऑफ मीटर. मीटर के टर्म्स में कन्वर्ट करो. देखो 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज दिया हुआ है मिल्क का. अभी 1 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब. याद है ये कि जो वॉल्यूम होता है 1 लीटर इज हाउ मच इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब. देखो आई टेल यू द कन्वर्जन. सी 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये याद रखो 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, हमारा यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में ही आया है तो इसी को यूज करते हैं, मीटर क्यूब में जाने की जरूरत नहीं है. तो 1 लीटर का कॉस्ट 30 रुपीज है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के मिल्क का कॉस्ट होगा 30 रुपीज. हमको क्या निकालना है कि पाई इंटू 4 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 16 इतने सेंटीमीटर क्यूब के मिल्क का कॉस्ट x रुपीज है मान लो. यहां से अपने को x निकालना है. तो
तो देखो कितना आता है यहाँ पे आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो x की वैल्यू आएगी 30 इंटू पाई इंटू 4² इंटू 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा फिर पाई की इन्होंने वैल्यू बोली है 3.14 लो। सो यहाँ पे 13 3 39, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और फिर यहाँ पे आएगा पाई, पाई को 3.14 पुट करना है, 4² इज 16, यहाँ पे इंटू 16 इंटू, ठीक है ये टर्म्स हमको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 100। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 16 इज 256 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100। खैर ये क्लियर हुआ। अच्छा इसको मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे ना, 1 लीटर, मान लो आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, so 1 liter is 1000 centimeter cube. Now what is 1 centimeter? 10 raised to minus 2 meter. 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter. उसका क्यूब है देखो सेंटीमीटर क्यूब, उसको मैंने 10 raised to minus 2 मीटर द होल क्यूब लिख दिया, so this is 10 raised to 3 into, now 10 raised to minus 2 का क्यूब 10 raised to minus 6 आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, so this is 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब। तो याद रखो 1 लीटर इज 10 raised to 3 सेंटीमीटर क्यूब, while 1 liter is 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब। क्लियर हुई ये कन्वर्जन? ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आते हैं लीटर्स में वगैरह वो देते हैं आपको, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट इज अ हॉलो कोन is cut by a plane parallel to the base and the upper part is removed to make Turkish cap। तो उन्होंने ये बोला है कि एक कोन है हमारे पास, तो उसका जो ये बेस है पैरेलली हमने क्या किया है, एक कट किया हुआ है इसको, कट करने पे क्या होगा कि ये यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन आ जाएगा और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको रिमूव किया गया, दिस पार्ट इज रिमूव्ड। If the curved surface area of the remainder is 24 by 25 of the curved surface area of the whole cone, so इसका जो curved surface area है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब फ्रस्टम, it is 24 by 25 curved surface area of the entire whole cone। whole cone मतलब पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, फ्रस्टम का, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इनटू व्हिच द कोन्स हाइट इज डिवाइडेड बाय द प्लेन फ्रॉम व्हिच द कट इज मेड। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इनटू व्हिच द कोन्स हाइट इज डिवाइडेड। ओके तो आपको बेसिकली ये निकालना है कि ये जो हाइट है ये वाली और ये टोटल हाइट जो है, so ratio in which the line segments into which the cone height is divided by the plane। तो आपको ये निकालना है h1 by h2, ये रेशियो आपको निकालना है कि ऊपर वाला जो रिमूव्ड पार्ट है उसकी हाइट और नीचे वाला जो फ्रस्टम का पार्ट है उसकी हाइट, इन दोनों का रेशियो कितना है ये निकालना है। नाउ फ्रस्टम ऑफ कोन, लेट्स से दिस इज कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, ये रेडियस है स्मॉल आर। तो ये जो एक्स्ट्रा प्लेन वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं। So this is h1
और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है, इसको हमको यूज करना है। एंड दिस इज कैपिटल एल। दिस इज कैपिटल एल जो कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। फाइन, H1/H2 का रेशियो निकालना है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम की कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है? पाई R1 प्लस R2L। तो यहाँ पे दोनों रेडियस हमने क्या लिए हैं? स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एल इज इक्वल टू 24/25 पाई। अच्छा, ये जो L है ये फ्रस्टम का L है, और यहाँ पे जो L है वो कोन का L है। तो पाई, यहाँ पे भी जो कोन का रेडियस है, कोन का रेडियस कितना लिया हुआ है हमने? कैपिटल R लिया हुआ है, पाई R कैपिटल L। सी बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है। सी पहले हम लोग ये लिखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वो कितनी है। इस डायग्राम में देख के आप कितनी लगा सकते हो? क्या लिखोगे? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। LF फ्रस्टम का स्लैंट हाइट जो कि ये है। सो दिस इज LF एंड दिस इज LC, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। दो स्लैंट हाइट्स हैं यहाँ पे। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इट इज पाई RL, पाई RLC ऐसा आ जाएगा। फिर उन्होंने दिया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम is 24/25 into curved surface area of cone। तो पाई R प्लस कैपिटल R इंटू LF इज इक्वल टू पाई कैपिटल R इंटू LC। पाई पाई विल कैंसल आउट। यहाँ पे हमको अब क्या निकालना है? हमको अब यहाँ पे निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इनटू व्हिच द कोन्स हाइट इज डिवाइडेड by the plane from which the cut is made। okay, H1/H2 निकालना है। अच्छा, ये दिया हुआ है 24/25, तो यहाँ पे आएगा 24/25, ये फैक्टर इनटू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू ये। सो वी हैव नाउ इक्वेशन लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अप्लाई करेंगे। सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो यहाँ पे डायग्राम कैसा दिख रहा है। सो दिस टोटल स्लैंट हाइट इज LC। हाँ, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। तो ये दिख कैसे रहे दोनों ट्रायंगल्स? ये देखो, this how they are, they look। this is capital R, this is H2, this is H1, this is small r, this is LF, and this is LC। दोनों का सिमिलैरिटी कौन सा है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस छोटे ट्रायंगल का साइड, इस छोटे ट्रायंगल का जो साइड है, मतलब ये वाला, वो किसको प्रोपोर्शनल होना चाहिए? बड़े ट्रायंगल के साइड को। बड़े ट्रायंगल का टोटल साइड कितना है? देखो, ये बड़े ट्रायंगल का साइड है, देखो ये। सो आप यहाँ पे रेशियोज कैसे लिखोगे? H1/H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, फिर इस छोटे ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस, और ये इक्वल टू होना चाहिए, ये इक्वल टू होना चाहिए
ये वाला लेंथ दिस इज एल सी, दोनों के साइड्स प्रोपोर्शनल। हाँ, तो ये लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ होगा एल सी माइनस एल एफ, एल सी माइनस एल एफ डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस, बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस है एल सी। तो आपको ये सिमिलैरिटी की कंडीशंस क्लियर हुई, साइड्स प्रोपोर्शनल हमने लिख दिए, यहां तक क्लियर है आपको चीजें। और दूसरी चीज हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पे निकल के आ जाते हैं, लेट्स से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो वी हैव h1 बाय h1 प्लस h2 इज इक्वल टू r अपॉन r इज इक्वल टू एल सी माइनस एल एफ डिवाइडेड बाय एल सी। और दूसरी रिलेशन हमारे पास है r प्लस कैपिटल R एल एफ इज इक्वल टू 24/25 एल सी। ठीक है, दोनों रिलेशंस हमने लिख दिए। क्या करें यहाँ पे, ये देखो एल सी को सेपरेट करते हैं तो 1 माइनस एल एफ बाय एल सी आ जाएगा, दिस इज r अपॉन r। यहाँ से क्या करें, r प्लस r इज इक्वल टू 24/25। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इधर 24 इधर इंटू r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू एल सी बाय एल एफ। हमको एल एफ बाय एल सी का रेशियो चाहिए, एल एफ बाय एल सी। इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं 25 बाय, तो इसको रेसिप्रोकेट किया सी। अगर अभी स्टिल नहीं क्लियर हो रहा है ये सम तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। सो 24/25 1 बाय r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू एल एफ बाय एल सी। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस 24/25 इंटू 1 बाय r प्लस कैपिटल R and this is r upon r and this is h1 by h1 plus h2। तो काफी लेंदी हो रहा है ये। ठीक है, ये सम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे डायरेक्टली आ जाते हैं। A milk container of height 16 centimeter is made of metal sheet in the form of frustum of cone with radii। अभी ये आप आई गेस कर सकते हो क्योंकि लीटर्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है 8 और 20 16 सेंटीमीटर, सेम डायमेंशंस पे हमने पहले ही सम सॉल्व किए हैं। तो 76 पे आते हैं, रेपिटेटिव टाइप का सम है ये। 76 a hollow cube of internal edge 22 centimeter is filled with spherical marbles of diameter 0.5 centimeter and assume that 1/8 space of the cube remains unfilled, then find the number of marbles that the cube can accommodate। okay, there is a cube, तो उन्होंने क्या दिया है कि यहाँ पे इसके अंदर मार्बल्स को प्लेस किया जा रहा है। अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल, अभी क्यूब जैसे दिख नहीं रहा बट ठीक है फाइन। सो इट इज अ क्यूब ऑफ 22 सेंटीमीटर एच। तो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होगा,
उसके बाद इज फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर मार्बल्स को रखा गया, बहुत सारे मार्बल्स अगर आप इसमें रखते हो तो क्या होगा कि एम्प्टी स्पेस खाली रहते जाएगा इसमें। तो ये जो कितने मार्बल्स आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हो वही उन्होंने पूछा है। फाइन, तो एक जो मार्बल है उसकी डायमेंशन हमको दी हुई है, इट इज 0.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है इट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड इज assume that 1/8 space of the cube remains unfilled, 1/8 space of the cube remains unfilled। मतलब जब आप इसमें पूरे मार्बल्स भर दोगे तो चलो इसका वॉल्यूम कितना होगा, LBH 22 क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, और स्पेस दैट रिमेन्स अनफिल्ड वो 1/8 है। तो 1/8 ऑफ 22 क्यूब, इतना स्पेस खाली रहने वाला है। तो कितना स्पेस भर चुका है मार्बल से, देखो इतना टोटल वॉल्यूम है क्यूब का और उसका 1/8 खाली रहने वाला है। तो फिल्ड स्पेस, फिल्ड ये अनफिल्ड स्पेस है ना, तो फिल्ड स्पेस कितना होगा 22 क्यूब माइनस 22 क्यूब बाय 8, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना फील्ड स्पेस है। और ये फील्ड स्पेस किससे अकोमोडेटेड है, मार्बल से। मान लो x मार्बल्स है तो एक मार्बल का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब, यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेक्चर यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, x की वैल्यू यहाँ से आप निकालो, देखो मैच आंसर कर रहा है कि नहीं, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।